नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब देखिए 1989 में आई थी, लेकिन आज भी इसकी बातें उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलाव या कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं करते। हाँ, वो क्विक फिक्स वाला मामला नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि जिसे पर्सनालिटी एथिक कहते हैं, मतलब बाहरी छवि, आपकी स्किल्स, आप कैसे दिखते हैं, उस पर फोकस करने के बजाय ये कैरेक्टर एथिक पर जोर देती है। कैरेक्टर एथिक यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस, धैर्य, वो बुनियादी सिद्धांत जो टिकते हैं। कवि का मेन पॉइंट यही है कि असली स्थायी प्रभावशीलता जो है वो अंदर से बाहर आती है, और इसके लिए चाहिए एक पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट, ये शब्द काफी इस्तेमाल करते हैं कवि। इसका मतलब है दुनिया को देखने का अपना नजरिया, अपना चश्मा ही बदल देना। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। और ये है भी। ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं है, बल्कि आपकी जो बुनियादी मान्यताएं हैं, तो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, हाँ। उनको चैलेंज करना और सिद्धांतों के बेस पर एक नया नजरिया अपनाना है। अच्छा। कवि कहते हैं कि भाई, जब तक हम अपने देखने का तरीका नहीं बदलते, तब तक हमारे बर्ताव और नतीजों में टिकाऊ बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। और यही इन 7 आदतों का बेस है, उनका आधार है। अच्छा, तो चलिए फिर इन आदतों को एक एक करके समझते हैं। और कवि ने इन्हें एक खास सीक्वेंस में रखा है ना। पहले खुद पर काम करना होता है। हाँ, बिल्कुल। पहली जो 3 आदतें हैं वो निजी विजय, या कह लीजिए सेल्फ मास्टरी पर फोकस्ड हैं। ये आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाती हैं। और इसकी शुरुआत होती है पहली आदत से, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बनना। अच्छा, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है पहल करना, एनर्जी दिखाना, लेकिन कवि का मतलब शायद इससे कुछ ज्यादा गहरा है। हाँ, काफी गहरा है। ये सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है, ये अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना है। देखिए, कवि का सबसे पावरफुल आइडिया यहाँ ये है कि कोई भी बाहरी घटना होती है, कोई स्टिमुलस होता है, और फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स होता है। इन दोनों के बीच में एक गैप है, एक स्पेस। अच्छा, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस। हाँ, और उस स्पेस में हमारी आज़ादी है, हमारी शक्ति है चुनने की। सक्रिय होने का मतलब है इस शक्ति को पहचानना और इसे इस्तेमाल करना। मतलब हालात को दोष देने या ये महसूस करने के बजाय कि हम तो भाई बाहरी ताकतों के शिकार हैं। नहीं, हमें चुनना है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बनना। वाह, यानी हालात चाहे जैसे भी हो, मुश्किल हो, हमारा रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रिया हमारे अपने हाथ में है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। बिल्कुल, यही प्रोएक्टिविटी है। ठीक है, अब दूसरी आदत पर आते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा भविष्य की योजना, प्लानिंग जैसा लगता है। इसमें क्या खास है? ये सिर्फ अगले हफ्ते या महीने की प्लानिंग नहीं है, ये लाइफ के लेवल पर अपनी दिशा तय करना है। कभी कहते हैं, सोचिए कि आप अपने जीवन के अंत में किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे। क्या मायने रखता है आपके लिए सबसे ज्यादा? कौन से सिद्धांत, कौन सी वैल्यूज? तो ये आदत बेसिकली अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने जैसी है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। हाँ, ये तय करना कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या होगी। ये पक्का करना कि आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, वो सही दीवार पर लगी हो, क्योंकि बिना सही दिशा के आप बहुत सक्रिय होकर भी गलत जगह पहुंच सकते हैं। सही बात है। मतलब सिर्फ भागना काफी नहीं, सही दिशा में भागना जरूरी है। ये अपनी जिंदगी का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा हुआ। लेकिन फिर इस ब्लूप्रिंट को असलियत में कैसे उतारें? शायद यहीं पर तीसरी आदत काम आती है। जरूरी काम पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब टाइम मैनेजमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं, इसमें कवि का नजरिया क्या अलग है? ये असल में टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट है। ये दूसरी आदत, यानी जो आपने लक्ष्य तय किया है उसको एक्शन में लाने का तरीका है। कवि यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अर्जेंट, यानी जो काम तत्काल ध्यान मांग रहा है, और इम्पोर्टेंट, यानी जो काम महत्वपूर्ण है, आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी है। हाँ, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, ये तो रोज की कहानी है। बिल्कुल। हम अक्सर अर्जेंट कामों में उलझे रहते हैं। फोन बज रहा है, ईमेल आ गई, कोई छोटी मोटी आग बुझानी है। लेकिन कवि कहते हैं कि असली असर, असली प्रभावशीलता उन कामों से आती है जो इम्पोर्टेंट है, भली वो अर्जेंट ना लगे। जैसे कि प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना या उन्हें बेहतर करना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना, अपनी टीम को डेवलप करना,
ये वो काम हैं जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क डालते हैं। तो ये आदत अनुशासन मांगती है, अपनी तय की हुई प्राथमिकताओं के हिसाब से इम्पॉर्टेंट कामों को हाँ कहना और बाकी कम जरूरी कामों को, चाहे वो कितने भी अर्जेंट लगें, उनको ना कहने की हिम्मत और डिसिप्लिन। हाँ, ये ना कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार, लेकिन जरूरी है। तो ये पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना और जरूरी काम पहले करना, ये मिलकर बनाती हैं निजी विजय, है ना? जैसे खुद पर एक तरह का कंट्रोल पाना। बिल्कुल, ये सेल्फ मास्टरी है, आत्म अनुशासन और आपके चरित्र की नींव। जब कोई इन आदतों को अपना लेता है तो वो भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, और तभी वो दूसरों के साथ असरदार तरीके से काम करने और एक हेल्दी इंटरडिपेंडेंस यानी स्वस्थ निर्भरता बनाने के लिए तैयार होता है। और यहीं से हम अगली 3 आदतों की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें कवि सार्वजनिक विजय कहते हैं। बात। और यहाँ चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये विन विन, लेकिन क्या असल जिंदगी में जहाँ इतनी कंपटीशन है, क्या ये हमेशा मुमकिन है कि सब जीते? ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लगता? देखिए, ये एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है। ये हर सिचुएशन को ऐसे देखने का नजरिया है कि क्या हम कोई ऐसा हल निकाल सकते हैं जिससे सबका फायदा हो। ये कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन, सहयोग की मानसिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को हमेशा वो सब मिलेगा जो वो चाहता है, नहीं, लेकिन इसका मतलब है ऐसे समाधान ढूंढना जिससे सभी पार्टीज इज्जत महसूस करें और जो भी नतीजा निकले उसके लिए कमिटेड हों। ये उस सोच से अलग है जहां मैं जीतूं तुम हारो, विन लूज, या तुम जीतो मैं हारूं, लूज विन, या फिर सिर्फ समझौता, कॉम्प्रोमाइज, जहां दोनों ही कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। विन विन में साहस भी चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना भी। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए काफी मौके और सफलता है। अच्छा, पर इस विन विन सोच के लिए तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होगा। शायद इसीलिए 5वीं आदत इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल, खासकर जब हमें पक्का यकीन हो कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है और सबसे पावरफुल भी। हम में से ज्यादातर लोग पता है क्यों सुनते हैं? समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। हाँ, ये बात तो है। हम मनी मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कवि यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करते हैं, सहानुभूति से सुनना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि सामने वाले की भावनाएं, उसके नजरिए को, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश करना। जब आप बिना जज किए, बिना अपनी सलाह थोपे, सिर्फ समझने के इरादे से सुनते हैं ना, तो आप दूसरे इंसान को एक तरह की साइकोलॉजिकल एयर देते हैं, विश्वास पैदा होता है। और जब लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे समझा गया है, तभी वो आपका नजरिया सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। ये तो वाकई रिश्तों और कम्युनिकेशन दोनों की चाबी लगती है। बिना समझे सलाह देना या बहस करना तो बेकार ही है। अच्छा, और जब आपसी समझ हो, विन विन की सोच हो, तब शायद छठी आदत मुमकिन होती है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी, ये टीम वर्क जैसा है या उससे कुछ ज्यादा? ये टीम वर्क से ज्यादा है। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है, रचनात्मक सहयोग। सिनर्जी का फंडा ये है कि जो पूरा है वो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। मतलब 1 + 1 = 3 या 4 या उससे भी ज्यादा। अच्छा, 1 + 1 = 3। कैसे? ऐसे कि जब अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करते हुए और एक दूसरे को समझते हुए, जैसा 5वीं आदत में था, साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे नए और बेहतर समाधान या नतीजे निकाल सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। यहां पर जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक एसेट, एक ताकत माना जाता है। ये वो पॉइंट है जहां विन विन की सोच और पहले समझने की कोशिश मिलकर कुछ नया, कुछ अद्भुत रचते हैं। तो ये जो सार्वजनिक विजय की आदतें हैं, विन विन, समझना और फिर समझाना, और सिनर्जी, ये सिर्फ दूसरों के साथ ठीक ठाक काम चलाने के बारे में नहीं है। ये तो मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल करने के बारे में है। बिल्कुल सही। आपसी फायदे, गहरी समझ और रचनात्मक सहयोग के जरिए ये निर्भरता से आगे बढ़कर स्वस्थ अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस है। यही प्रभावशीलता का सबसे ऊंचा लेवल है, जहां आप मानते हैं कि हम मिलकर मैच से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। बहुत खूब। तो ये हो गई 6 आदतें। अब बची 7वीं और आखिरी आदत,
आरी तेज करें, शार्पन द सॉ, ये नाम थोड़ा मजेदार और अजीब सा है। इसका क्या मतलब है और ये बाकी आदतों से कैसे जुड़ी है? हाँ, नाम थोड़ा अलग है। ये आदत असल में बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है, उन्हें मुमकिन बनाती है। ये निरंतर खुद को नया करने, रिन्यू करने का सिद्धांत है। कभी ये कहानी सुनाते हैं गिलकड़हारे की, जो घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पसीने पसीने हैं, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा है। अच्छा। कोई उससे पूछता है कि भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहता है, अरे मेरे पास टाइम कहाँ है आरी तेज करने का, मुझे पेड़ काटना है। हाँ हाँ, ये तो उल्टी बात हो गई। बिल्कुल। नतीजा क्या होता है? उसकी मेहनत बढ़ती जाती है और काम कम होता जाता है। कभी कहते हैं यही हाल हमारा होता है। अगर हम लगातार बस काम 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 करते रहें और खुद को रिन्यू ना करें, अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज ना करें, तो हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। तो ये रिन्यूअल या नवीनीकरण किन एरियाज में होना चाहिए, और ये सिर्फ छुट्टी लेने या आराम करने से कैसे अलग है? कभी 4 मेन डिमेंशंस की बात करते हैं। पहला शारीरिक, मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पर्याप्त आराम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा मानसिक, यानी पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना, योजना बनाना, विजुलाइज करना। तीसरा सामाजिक भावनात्मक, मतलब अपने रिश्तों को नर्चर करना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति दिखाना, सिनर्जी करना। और चौथा आध्यात्मिक, यानी अपने मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन के उद्देश्य पर मनन करना, ध्यान करना, प्रकृति या कला से जुड़ना। तो ये सिर्फ आराम करना नहीं है, ये अपनी कैपेसिटीज को, अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने और उनमें संतुलन लाने की बात है। ये आदत पक्का करती है कि आपके पास बाकी 6 आदतों को प्रैक्टिस करने के लिए एनर्जी हो, फोकस हो और आप सक्षम हो। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस और बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो लाइफ है इतनी भागदौड़ वाली, जहां हमेशा और करो का प्रेशर रहता है, ये आरी तेज करना शायद सबसे पहले कुर्बान हो जाता है, जबकि शायद यही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अक्सर यही होता है। तो अगर हम इन 7 आदतों को एक साथ देखें, सक्रियता, लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता देना, जीत जीत सोचना, समझना, तालमेल और नवीनीकरण, ये आज की दुनिया में जो 1989 से तो बहुत ही बदल गई है, ये कैसे प्रासंगिक हैं? क्यों आज भी ये इतनी मायने रखती हैं? देखिए, इनकी प्रासंगिकता इसलिए कभी कम नहीं होती क्योंकि ये किसी खास वक्त की तकनीकों पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सल, टाइमलेस सिद्धांतों पर आधारित है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, माहौल बदल सकता है, दुनिया की रफ्तार बदल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी लेना, आदत 1, जीवन में एक दिशा होना, आदत 2, ईमानदारी से जीना, आदत 3, दूसरों का सम्मान करना, आदत 4, दूसरों को समझना, आदत 5, मिलकर बेहतर करना, आदत 6 और लगातार खुद को बेहतर बनाना, आदत 7। ये सिद्धांत तो हमेशा ही जरूरी रहेंगे। सही बात है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज की जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार वाली, इतनी सारी इंफॉर्मेशन वाली, इसमें तो शायद इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। ये आदतें हमें एक तरह का एंकर देती हैं, स्थिरता देती हैं, दिशा और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ काम में बेहतर बनने का या ज्यादा प्रोडक्टिव होने का फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक ज्यादा सार्थक, संतुलित और प्रभावी इंसान बनने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये क्या करना है उससे ज्यादा इस पर फोकस करती हैं कि हमें बनना कैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चरित्र निर्माण का मामला है, अंदर से बाहर की ओर बदलाव। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी टिकाऊ साबित हुई है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका देती है इस बदलाव को लाने का। तो आज हमने स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के पीछे की सोच और हर आदत की गहराई को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि ये सिर्फ कुछ आदतें नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक सिद्धांतों पर आधारित नजरिया है। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। कवि ने ये आदतें उस समय के हिसाब से दी, जो बहुत प्रभावशाली रहीं। लेकिन आज का जो माहौल है, हाइपर कनेक्टेड, लगातार बदलता हुआ, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, डिजिटल ओवरलोड है, लोग मीनिंग की तलाश में हैं। इन सब को देखते हुए क्या कोई 8वीं आदत भी हो सकती है? 8वीं आदत, दिलचस्प। हाँ, मतलब कोई ऐसा सिद्धांत या प्रैक्टिस जो आज की खास चुनौतियों का सामना करने के लिए उतनी ही ज़रूरी हो जितनी कवि की ये 7 आदतें थीं। शायद कुछ ऐसा जो इस फ्रेमवर्क को और आगे ले जाए। ये सिर्फ एक सोचने वाली बात है कि क्या कवि के काम को आज के संदर्भ में विस्तार दिया जा सकता है? वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है। क्या ये 7 आदतें आज भी पूरी तरह से काफ़ी हैं, या आज की दुनिया में हमें शायद किसी 8वीं आदत की भी ज़रूरत है?
इस पर सोच